किसी भी रियासत में जब गवर्नर रूल लगता है तो ये फैसला हमेशा मरकज का हुआ करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है गवर्नर रूल लगाना और रियासती सरकारें ऐसा फैसला नहीं कर सकती। और रियासतों में कभी गवर्नर रूल के नाफिज होने को वेलकम भी नहीं किया जाता क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर है वो हाथ से चली जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब पहली बार गवर्नर रूल लगा मार्च 1977 में, तो वो फैसला मरकज का नहीं था। वो जम्मू कश्मीर की जो मुकामी सियासी क़यादत है वो उनका फैसला था, जिसको उस वक्त के गवर्नर एल के झा ने बड़े बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। इतने आर्टिस्टिक तरीके से उन्होंने अंजाम दिया कि मरकज़ को फील भी नहीं होने दिया कि फ़ैसला उनका था या फ़ैसला जम्मू कश्मीर सरकार का था। निहायत ही दिलचस्प कहानी है। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आप मेरे साथ मिलकर कई दिनों से राजभवन की कहानियाँ सुन रहे हैं और बुनियादी मरकज़ ये है कि जो इवॉल्विंग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसके डायनामिक्स का भी हमें पता चलता है साथ-साथ। 25 फरवरी 1975 को शेख अब्दुल्ला वापस आकर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। कौमी सलामती की ज़ुबान में इसको कहें तो शेख अब्दुल्ला की 22 साल के बाद मेन स्ट्रीमिंग हो गई थी। वो अपना सेपरेटिस्ट स्टैंड, प्लेबिसाइट की जो डिमांड है वो छोड़कर एक्सेशन को वो मोहर लगा के एक्सेशन फाइनल है, अनक्वेश्चनेबल है, इर्रिवोकेबल है, इस शर्त के साथ वो वापस चीफ मिनिस्टर बन चुके हुए थे। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि चीफ मिनिस्टर तो वो थे, खुद थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त वजूद में थी ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोई भी शख्स, कोई भी मेंबर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त नहीं था। यानी बुनियादी तौर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की तंजीम 1975 में उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। असेंबली में जिन मेंबरान की उनको सपोर्ट थी, जिसकी सपोर्ट की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, वो कांग्रेस के लोग थे। यानी पूरे पूरे के पूरे जो मुकम्मल जितने लोगों की सपोर्ट उनको असेंबली में थी, वो सब लोग कांग्रेस के थे और ये खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। हाल में आपने देखा कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के 3-3 4-4 एमएलएस भी किसी कोलिशन में होते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर को कितनी बार ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही चीफ मिनिस्टर की पार्टी नहीं थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कांग्रेस के मेंबरान हैं वो शेख अब्दुल्ला के साथ क्या क्या करते होंगे। 1975 का साल लगभग इन चीज़ों में गुजर गया कि कुछ कांग्रेस के साथ ही ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, लेकिन आगाज़ में ही आपने देखा जब ये गवर्नमेंट फार्मेशन का फरवरी 75 में हो रहा था कि कितने बैड नोट के ऊपर, मिसट्रस्ट के ऊपर, कितनी कंस्पिरेसीज के माहौल में वो गवर्नमेंट बनी थी। तो उसमें जो खुश असलूबी है या उसमें जो ट्रस्ट है वो खाक बनना था। अब उधर मरकज़ में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हुई थी। कुछ माह के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। अब मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत बड़े पेचीदा थे। अब वो जो पहले वाला माहौल है वो नहीं था कि आपकी रोज़मर्रा अटेंशन कश्मीर की तरफ हो, आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी नया फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई हुई होती है, ये उन्हीं को पता है कि रोज़मर्रा उस मुल्क को जो है इमरजेंसी लगाकर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, कैसे उसको चलाना पड़ता है। तो ये 75 का साल किसी तरीके से गुजरा। अब 76 में भी दुश्वारियां जो हैं वो कांग्रेस के हाथों शेख अब्दुल्ला के साथ बहुत बढ़ रही थी। मुफ्ती सईद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे और इस दौरान शेख को अब लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ करके, यानी वो अगर इमीडिएटली वो चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव किया जाए। अगर इमीडिएटली 75 में ही अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करना शुरू कर देते तो कांग्रेस थ्रेटन्ड फील करती और कांग्रेस ऑफेंडेड फील करती, तो वो इमीडिएटली अपनी सपोर्ट शायद विड्रॉ भी कर सकते थे। लेकिन अब कांग्रेस के सहारे के ऊपर, कांग्रेस की लाठी के सहारे के ऊपर शेख अब्दुल्ला कितनी देर तक बैठे रहते। तो उन्होंने ये फैसला किया, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इकट्ठी करते 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 अक्टूबर 1976 में उन्होंने एक कन्वेंशन करके खुद पहली मेंबरशिप उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हासिल की और खुद ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी बने। दिलचस्पी की बात यह है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आप आज देख रहे हैं, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप आज डील कर रहे हैं, जिसके प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हैं, ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जो लेट 1930s में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कन्वर्ट होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अक्टूबर 1976 में शेख अब्दुल्ला ने दोबारा बनाई थी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे वक्त तक एक ऐसा टाइम रहा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी कश्मीर में रही ही नहीं थी। जब शेख ने अक्टूबर के महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव किया, तो इस दौरान एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि 1972 के इंतखाबात, यानी जिस इंतखाबात के बिना के ऊपर ये असेंबली थी, जिस असेंबली की सपोर्ट से शेख इस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उसमें एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे मोहम्मद शफी, जो बाद में उभरे
द लेजेंडरी मोहम्मद शफी उड़ी के नाम से, वो इंडिपेंडेंट एमएलए उड़ी से जीत कर आए थे। उनकी शमूलियत कर ली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अपने साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया। वो पहले मान लीजिएगा कि एक इलेक्टेड मेंबर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आए। इससे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एनॉय होगी। कांग्रेस को लगा कि अब शेख जो है वो अपना ही एक इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर वो अपना इंतज़ाम करेंगे तो हमारे कंट्रोल से वो बाहर हो जाएंगे। एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी। एक साल पहले शेख अब्दुल्ला खुद भी कुछ वैसा ही कर चुके हुए थे, लेकिन साल के बाद उनके साथ भी वैसा ही हुआ। कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि भी सपोर्ट हमारी है, और यानी लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो हम है, फ्लोर की स्ट्रेंथ हमारी है, और शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, अपने उन्होंने मिनिस्टर बनाए हुए हैं, हमारा कोई मिनिस्ट्री में है नहीं है। तो शेख को लगा कि इनको भी अकोमोडेट करते हैं। दिल्ली गए हुए थे, इंदिरा गांधी के साथ मुलाकात वगैरह हुई। शायद 14 अक्टूबर 1976 को, मैं तारीखें रिकॉल करने के साथ साथ कोशिश करता रहता हूँ मैं। इंदिरा गांधी के साथ मुलाकात हुई और ये तय पाया गया कि 4 लोग कांग्रेस के खेमे से शेख की कैबिनेट में इंडक्ट किए जाएंगे। श्रीनगर आए, गवर्नर एल के झा के साथ बात की और दिन मुकर्रर कर दिया गया कि उनकी ओथ सेरेमनी होगी। ओथ के लिए राजभवन में आ गए सारे लोग। उन दिनों में गाड़ियां, जो प्राइवेट गाड़ियां, वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बताते हैं, ऑफिसरान जो हैं वो बताते हैं, और जो बाकी पॉलिटिकल लीडरान हैं जिनको दावत दी हुई थी, आपको पता है कि जब ओथ होती है तो सबको दावत देकर बुलाया जाता है, तो वो बसों में भर के राजभवन में श्रीनगर में आए हुए थे। शामियाना लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, चाय पानी का सारा इंतजाम किया हुआ था। शेख अब्दुल्ला और गवर्नर एल के झा बैठे हुए थे। हैरानगी की बात यह है कि वो जो 4 लोग जिनको ओथ देनी थी, जिनकी हलफ बर्दारी होनी थी, जिनको मिनिस्टर बनाना था, वो 4 लोग आए ही नहीं। अगर आपने इससे पहला एपिसोड मिस किया तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले साल शेख अब्दुल्ला ने भी इसी तरह से किया था। गवर्नर इंतज़ार कर रहे थे तो शेख नहीं आए थे। तो उस दिन शेख जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड उन्होंने फील किया। वो इसलिए नहीं आए थे कि उनकी दिल्ली में बात हुई, तो एक जो शेख के डिट्रैक्टर थे बहुत ज़्यादा, जिनमें सबसे नुमाया डॉक्टर करण सिंह थे, और पंडित गिरधारी लाल डोगरा थे, और कुछ और लोग भी थे। वो लगातार लगातार जो एक सिचुएशन है वो बनाते रहते थे। वो कहते थे कि ये शेख आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के लोगों को अपनी वजारत में शामिल करता जाएगा, उनको मिनिस्टर बनाता जाएगा, और उनको अपनी तरफ राग़िब करता जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि ग्रेजुअली कांग्रेस के लोग सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे और कांग्रेस रह जाएगी खाली। तो ये वक्त भी खैर किसी तरीके से गुजरा। इस दौरान राजभवन से गवर्नर एल के झा की पूरी तरह से सपोर्ट रही शेख अब्दुल्ला को, और दिल्ली से बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एमरजेंसी लगी हुई थी उनको, और बड़े मामले थे मुल्क भर में हैंडल करने के लिए। अब आ गया एक बहुत, जिसे कह सकते हैं कि टिपिंग पॉइंट एक आ गया, एक मैसिव क्राइसिस की सिचुएशन आ गई 1977 के मार्च के महीने में। नेशनल इलेक्शन हुए थे, इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई, और यानी जो कांग्रेस है वो इलेक्शन लूज कर गई, और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई मरकज में 24 मार्च 1977 को। अब कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, क्योंकि 2 साल उन्होंने जो 75 से लेकर 77 तक मुल्क को उन्होंने डंडे के जोर के ऊपर चलाया हुआ था, इमरजेंसी नाफिज करके। अब वो पावर लूज कर चुके हुए थे, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट की ये खासियत थी कि लगभग जितनी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी बनी, वो जनता पार्टी का हिस्सा थी। जनता पार्टी अपने आप में इस तरह से कोई पार्टी नहीं थी, ये सब लोग मिले उसमें इकट्ठे हुए तो जनता पार्टी बन गई। बल्कि कांग्रेस के भी कुछ डिफेक्टर्स हैं, वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो लिहाजा एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ जो है वो अब पूरा मुल्क था। ये बात है 24 मार्च 1977 की। ये जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने 2 साल से शेख की ज़िंदगी जो है वो हराम करके रखी हुई थी, उनको इसमें एक बड़ी दिलचस्प अपॉर्चुनिटी नज़र आई। ऐसा एक व्यू है, ऐसा एक व्यू है, एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आई। उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस की जो पोजीशन है वो बड़ी वीक हो गई है। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की या पॉलिटिकल लीडर्स की पोजीशन वीक होती है, तब वो तलाश में होते हैं कि उनको कोई छोटा मोटा एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मिले, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक फील गुड फैक्टर उनके कार्डर में आए, तो वो अपने आप को रिवाइव कर सकें। इन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं कि शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को गिराते हैं, जम्मू कश्मीर में बनाते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट। जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो मुल्क में एक बातचीत होगी कि देखिए एक रियासत में जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट
वापस आ गई है। उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी रिकवरी की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा करके ज़रूरी नहीं कि इन्होंने इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस में लिया, वाई आर चौहान को लिया, किसको लिया, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर इन्होंने ये तय कर लिया, इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम शेख की गवर्नमेंट को गिराने जा रहे हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी। मुफ्ती सईद की क़यादत में वो जो फारूक अब्दुल्ला 90s में हमेशा कहा करते थे कि जिन्होंने मेरे बाप के खिलाफ उनको उतार के अचकन सिलवाई थी, उनकी अचकन आज तक भी किले के ऊपर टंगी हुई है, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। 2002 से पहले अक्सर फारूक अब्दुल्ला इस बारे में कहा करते थे, तो वो रेफरेंस इसी वाक़या का था। मुफ्ती सईद की क़यादत में कांग्रेस के लोग जाकर गवर्नर LK झा से मिले राजभवन में, और उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब, ये जम्मू की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब, शेख अब्दुल्ला हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी। उनके पास अब असेंबली में, ऐवान में, असेंबली के फ्लोर पे उनके पास मेंबरान नहीं है। हमने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली है। वो आप एक ही शख्स हैं या दो शख्स हैं, आप उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कीजिए। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि डिसमिस कीजिए, तो आगे गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, वो देख लेगा क्या करना है। साथ ही में उन्होंने कहा कि ये हैं हमारे मेंबरान, ये हैं हमारे नंबरात, आप हमें ओथ दीजिए, हम बनेंगे चीफ मिनिस्टर। यानी मुफ्ती सईद अब बनने जा रहे थे चीफ मिनिस्टर। तो LK झा, एक तो उनकी शेख अब्दुल्ला के साथ जो है वो गजब की दोस्ती थी। दूसरा ये है कि वो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को हमेशा व्यू करते थे, ये एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल इम्पॉर्टेंस की गवर्नमेंट है ये। क्योंकि 60s में 70s में जो झा ने अमेरिका के एम्बेसडर थे, उसके अमेरिका में हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे, प्राइम मिनिस्टर शास्त्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान के साथ डील किया हुआ था, वर्ल्ड कैपिटल्स के साथ डील किया हुआ था। उनको पता था कि कश्मीर की सेंसिटिविटी क्या है, कश्मीर की पेचीदगी क्या है। उनको इस बात का पता था कि 1953 से लेकर 1974 तक जो शेख अब्दुल्ला का बाहर रहना और जो एक्सेप्टेड जो कंडीशंस हैं उनको लगातार चैलेंज किए रखना, वो हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जहाँ नहीं चाहते थे कि ये नॉर्मल खींचातानी के बीच आज 4 कांग्रेस के लोगों का मूड ख़राब हुआ तो शेख को गिरा दिया, कल किसी और का मूड ख़राब हुआ तो उसको गिरा दिया, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। बरकैफ वो उनकी काउंसलिंग नहीं कर सकते थे। गवर्नर का ये काम नहीं है कि एक लेजिस्लेचर पार्टी आए, वो कहती है कि हमारे पास नंबर्स हैं, आप हमें ओथ दीजिए, तो वो उनकी काउंसलिंग करना शुरू कर दें कि नहीं नहीं, ये नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने अपना प्रपोजल मेरे सामने रखा है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूँ और मैं एग्जामिन करता हूँ इसको, एग्जामिन करके मैं आपको इतला देता हूँ। इमीडिएटली जब वो निकल गए, जब तो इमीडिएटली LK झा ने इतला दी शेख अब्दुल्ला को, चीफ मिनिस्टर को, जो अभी तक थे चीफ मिनिस्टर। उसने कहा कि शेख साहब, ये डेवलपमेंट हो गई है, आपकी गवर्नमेंट अब गई। तो अब तो कोई सूरत थी ही नहीं, देयर वाज नो ऑप्शन एट ऑल। मेरे ख्याल से 75 मेंबरान की असेंबली थी, उसमें से 58 लोग जो हैं वो कांग्रेस के थे। अब बाकी मेंबर कहाँ से मैन्युफैक्चर करते? या तो कोई मल्टी पार्टी जो लेजिस्लेचर होती, तो आप यहाँ से मेंबर पोच करते, वहाँ से मेंबर पोच करते, वो पॉसिबिलिटी भी आपके पास नहीं थी। बड़ी दिक्कत बन गई है, मतलब कोई सूरत जो है वो नहीं थी। तो शेख अब्दुल्ला को एक इसको वो कंपेरेबल ये सिचुएशन लगने लगी 1953 की सिचुएशन के साथ, कि अचानक से जो है वो मुझे डिसमिस और अरेस्ट कर दिया गया था, और ये दोबारा फिर से वही एक ट्रस्ट के ऊपर, जो एतमाद है, यकीन के ऊपर दोबारा से फिर से वो अटैक हो रहा है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये होता है कि फैसला हो सकता है लोकल हो, फैसला हो सकता है दिल्ली में 2 या 3 जो लोग बैठे हुए हैं उनकी शरारत हो, लेकिन ये एट्रीब्यूट होता है फिर ये पूरी लीडरशिप को कि उन्होंने देखिए दोबारा से कश्मीर के साथ ये किया। सबको अंदाज़ा था कि जनता पार्टी जैसी चीज़ें जो हैं ये मोमेंट्री हैं, जो लंबे वक्त तक चलने वाली जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो तो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस दोबारा से ये करेगी कश्मीर के साथ, ये बात बड़ी गैर मुनासिब थी। झा ने शेख अब्दुल्ला के साथ एक बात शेयर की कि उनको कुछ करने के लिए बोला कि आप ये कीजिए, शायद मैं एक सोल्यूशन इसका निकाल सकता हूँ मामले का। अब ये मामला बहुत पेचीदा था, इट वाज नॉट ए नॉर्मल सर्कमस्टांस कि किसी ने सपोर्ट विड्रॉ की तो गवर्नमेंट गिर गई। ये मामला है, आपको डेट याद रखनी इसमें बहुत ज़रूरी है। ये डेट थी 26 मार्च 1977, यानी मार्च का 26वां दिन। जो एनुअल बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है, वो असेंबली में ज़ेर बहस था। उसको 31 मार्च से पहले पहले बजट को आपने पास करना है। ये कहते हैं कि
शेख को आप नहीं नंबर नहीं रहे हैं तो शेख सीजेस टू एग्जिस्ट एज चीफ मिनिस्टर। अपना इन्होंने क्लेम कांग्रेस वालों ने रख दिया कि आप हमें चीफ मिनिस्टर बनाइए। तो लिहाजा आप गवर्नर के पास जो है घंटों के हिसाब नहीं, मिनटों के हिसाब से गवर्नर ने ये फैसला करना था कि इमिजिएटली उस दिन के अंदर अंदर या कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करें, ताकि जो नई गवर्नमेंट हो वो असेंबली में लेकर जाए बजट, और बजट को पास करवाए 31 मार्च से पहले, वरना एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो बन जाता। उन्होंने झा साहब ने कहा कि ठीक है, इनको कांग्रेस वालों को कहा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। शेख को कहा कि एक काम करने के लिए कहा शेख को कि कानून के अंदर एक ऐसा पेच है जिससे आपकी सरकार को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है इसको बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ पे जाकर उनके साथ बात करता हूँ मैं। इन द मीन वाइल जो काम मैं आपको बता के जा रहा हूँ, आप इमीडिएटली इस काम को आप अंजाम दिला दीजिए। ऐसा इन्होंने शेख को बताया। वो काम क्या था वो मैं जब जहाँ दिल्ली पहुंच जाते हैं तो तब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्पी आपको आएगी उसमें। ये कह के जहाँ एक स्पेशल फ्लाइट से यहाँ से दिल्ली चले गए और कांग्रेस वालों को बता गए कि यार मैं कंसल्टेशन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली में इनके लिए मिनट मिनट जो है वो कीमती था। 26 मार्च 1977 दिल्ली में पहुंचते ही इमीडिएटली ही ड्रोव टू इंदिरा गांधी प्लेस, उनके पास गए। अब वो मसा मसा अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से वो उतरी हुई थी, उनके साथ जाकर मिले। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि देखिए मैडम, आपको याद होगा जून 1973 का वो दिन जिस दिन आपने मुझे कश्मीर भेजा था। आपने कहा था कि हम एक ग्रैंड रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में एंगेज हुए हुए शेख अब्दुल्ला के साथ, और हमें आप जैसे आदमी की ज़रूरत है कि आप जाइए राजभवन में बैठिए और इस प्रोसेस को सिर्फ मोनिटर ही नहीं बल्कि इस प्रोसेस को सपोर्ट भी कीजिए। कहा तो मैं तो आपके कहने के ऊपर गया था, मुझे तो आप में इस बात को लेकर बहुत स्टेट्समैनशिप जो है या स्टेट्स वुमेनशिप जो वो नज़र आई थी। अब आज क्या हो गया? वही शेख अब्दुल्ला है, वही मैं हूँ, वही आप हैं। उसकी गवर्नमेंट जो है एक छोटे सारे मामले के ऊपर उनकी जो गवर्नमेंट है वो गिराने के ऊपर आ रहे हैं। इसके इम्पैक्ट, इसके रेपरकशंस, इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो आपको अंदाज़ा ही है कि क्या होंगे। इट्स नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट। आप वो दिन याद कीजिए, वो आप जो पिछला प्रोसेस है वो याद कीजिए जिसके ज़रिए आपने शेख अब्दुल्ला को इस मुकाम तक पहुंचाया था। इंदिरा गांधी पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती थी कि ये हो या वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने कहा देखो कि मैं तो अब पार्लियामेंट में भी नहीं हूँ और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए कि यशवंत राव चौहान जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे पार्लियामेंट में, आप उनके साथ बात कीजिए, उनकी क्या राय है आप उनसे मिलिए। ये चौहान के पास गए। चौहान तब तक जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड थे, जो कांग्रेसियों ने एक अपनी साथ बिछाई हुई थी उसके ऊपर वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। तो चौहान ने कहा कि मैं जहाँ साहब इसमें कोई मजीद मुदाखलत नहीं करना चाहता। यानी चौहान को भी और इंदिरा गांधी को भी ये लग रहा था कि झा उनको ये प्रपोजल दे रहे हैं कि आप अपनी कांग्रेस लेजिस्लेटर्स को श्रीनगर में कहिए, जम्मू में कहिए कि वो अपनी जो सपोर्ट विड्रॉवल का लेटर है उस लेटर को विड्रॉ करें और अपनी सपोर्ट जो है वो शेख अब्दुल्ला को रीइटरेट करें। अब इसके ऊपर इंदिरा गांधी भी नॉन कमिटल थी और इसके ऊपर वाई आर चौहान भी नॉन कमिटल थे। चौहान ने तो कह दिया कि भाई आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक लगता है आप जाकर वो करें। तो इस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक क्या लगता है? लेजिस्लेचर पार्टी है ही नहीं है तो चीफ मिनिस्टर का कायम रहना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये गए प्राइम मिनिस्टर के पास, मोरारजी भाई देसाई के पास गए, उनके साथ उनको जाके सारी चीज़ से अपराइज करवाया। इन्होंने कहा कि ये सिचुएशन हो गई है और इसमें आपकी क्या राय है? वो कहते हैं यार देखो, ना तो कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स मेरे हैं, तो कांग्रेस का इंटरनल अफेयर है उसमें मैं मुदाखलत नहीं देना चाहता, लेकिन आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको जो करेक्ट लगता है वो आप कीजिए। तो इंदिरा गांधी से, वाई आर चौहान से और प्राइम मिनिस्टर देसाई से इन्होंने ये एक जो उनका व्यू है वो ले लिया और उनसे एक कमिटमेंट ले ली, उनसे एक एडवाइस ले ली, काउंसल ले ली, सपोर्ट ले ली इस बात के लिए कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक लगेगा आप वो कर लीजिएगा। लेकिन निकलने से पहले मुरारजी भाई ने इनको बोला
कि कॉन्स्टिट्यूशनली पता नहीं क्या ठीक रहेगा। अब तो ये बड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो तो जम्मू प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर तो गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में लग नहीं सकता। तो अब लोकल प्रोविजंस वहाँ पे क्या है, आप ऐसा करें कि निकलते निकलते आप हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं शांति भूषण, आप उनके साथ मुलाकात कर लें और उनसे आप एक साउंड एडवाइस ले लें। जो शांति भूषण की आखिरी एडवाइस होगी वही एडवाइस आपके लिए ठीक रहेगी, आप उसी के मुताबिक जाकर एक्ट कीजिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरी एडवाइस आपको यही है कि जो लॉ मिनिस्टर बताता है आप वैसे कीजिए। कांग्रेस के बिहाफ के ऊपर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देता कि कांग्रेस वाले इसमें क्या करना चाहते हैं। ये गए शांति भूषण के पास, तब तक ये जो जाते हुए शेख अब्दुल्ला को एक काम करने के लिए बोल गए हुए थे, वो काम शेख अब्दुल्ला कर चुके हुए थे और करके उसका जो कागज़ है वो जहाँ को फैक्स कर चुके हुए थे और जहाँ ने उसको अपने कोट की जेब में रखा हुआ था। शांति भूषण के पास गए, उनके साथ बात की कि साहब ये इस किस्म की डेवलपमेंट हो गई है तो क्या है। तो शांति भूषण ने इन्हों से ही पूछा, इन्होंने कहा कि अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। तो इन्होंने वही बात जो इंदिरा गांधी को समझाई थी, तो वो समझाई इन्होंने शांति भूषण को। तो कि भी इंदिरा गांधी तो उन्होंने तो कोई कमिटमेंट दी नहीं कि कांग्रेस वालों को वो दोबारा से मनाएं, उनको रिकॉन्साइल करें और शेख को सपोर्ट करें। तो शांति भूषण ने कहा कि फिर तरीकाकार है क्या है। जहां ने कहा कि तरीका एक ये हो सकता है कि हम कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पे ना इंस्टॉल करें। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट हम इंस्टॉल करते हैं और शेख को डिसमिस करते हैं, उसमें पूरा कश्मीर जो है वो बहुत बैडली हर्ट हो जाएगा और उसके जो रिपरकशंस हैं, पॉलिटिकल रिपरकशंस, वो होंगे। और जिस रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में हम 1960s से, एटलीस्ट 1964 से, जब शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया था पहली बार, तब से हम इतने डीपली इन्वेस्टेड हैं जिस प्रोसेस में, वो सारे का सारा रायगां चला जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप बताइए फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो सेक्शन 92 है वो प्रोवाइड करती है कि क्राइसिस में कैबिनेट की रिकमेंडेशन के ऊपर जो गवर्नर है वो लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की सारी पावर जो है वो अज्यूम कर सकता है। शांति भूषण ने कहा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, अगर ऐसा हो सकता तो ये तो कर लेना चाहिए। तो तब झा ने कहा कि वैसे उन्होंने एक जो कैबिनेट ने मुलाकात की थी तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके, तो उन्होंने रिकमेंडेशन भी मुझे भेजी हुई है कि आप असेंबली को डिसॉल्व करके गवर्नर रूल इम्पोज कर दीजिएगा। ये चीफ मिनिस्टर की और उनकी कैबिनेट की रिकमेंडेशन है। ये था वो काम जो पहले दिन दिल्ली जाने से पहले झा शेख अब्दुल्ला को करने के लिए बोल गए थे। और उनको कहा था उन्होंने कि आप अपनी कैबिनेट, कैबिनेट में तो उन्हीं के लोग थे ना, डीडी ठाकुर, मिर्जा अफजल बेग और सोनम नरबू और शेख खुद। कैबिनेट ने यह फैसला लिया और फैसला लेकर गवर्नर को रेकमेंड किया कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए और गवर्नर रूल इम्पोज करके फ्रेश इलेक्शन की रिकमेंडेशन अब कर दीजिए। शांति भूषण ने जब इनको अप्रूवल दिया तो इन्होंने कोर्ट की जेब में से निकाला, इन्होंने कहा कि ये आया था मेरे पास, ये उन्होंने करके फैसला तो मुझे भेजा हुआ, ये फैक्स भेजा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास तो ये हथियार है, आपको अब कर लेना चाहिए। बेहतर यही रहेगा कि हम जो कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको अपसेट ना करें, और गवर्नर रूल अगर लग जाता है तो वो ठीक है, फिर उसके बाद जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी वो उतनी स्ट्रेंथ के साथ आ जाएंगे। दिल्ली से ही बैठे बैठे वहीं से गवर्नर ने प्रोक्लेमेशन जारी की कि आई अज्यूम ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सारी पावर जो है वो मैं अज्यूम करता हूँ। वहाँ से वो जहाज़ में बैठे इमीडिएटली जम्मू आए, अपने चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को और फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को सम्मन किया और उनको कहा कि बजट के जो फाइनल कागजात हैं वो तैयार कीजिए। अब क्योंकि जो लेजिस्लेचर की पावर है वो आ गई हुई है गवर्नर के पास, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि गवर्नर एम्पावर्ड है, ये प्रोविजन है गवर्नर का, गवर्नर एम्पावर्ड है कि वो अकेले ही असेंबली के बिहाफ के ऊपर बजट को पास कर सकते हैं। तो 31 मार्च से पहले पहले इन्होंने बजट भी पास कर दिया और जो एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन जो बन रही थी वो भी नहीं बनी। तो इस तरह से पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, जम्मू कश्मीर में लग गया एब्सोल्यूट गवर्नर रूल।
27 मार्च 1977 को, और एल के झा के पास आ गई सारी पावर्स। तो ये एक सिचुएशन जो है शेख के लिए सारी ठीक रहेगी। कांग्रेस में बिटरनेस थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा चलो ठीक है, हम आगे इलेक्शन को जो है वो फेस करेंगे। अब वैसे कहानी तो यहाँ तक खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो छोटा सारा पार्ट है उसको भी कंक्लूड करवा देते हैं। अब ये था कि इलेक्शन में कैसे जाया जाए। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ शेख का भी उनको, उन्होंने अपनी पार्टी को अभी भी उन्होंने रिवाइव किया था। एक प्रपोजल बीच में फ्लोट होना शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो शेख की तरफ से ही प्रपोजल गया, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद बाबू जगजीवन राम की तरफ से प्रपोजल था या अशोक मेहता की तरफ से प्रपोजल था, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोरारजी देसाई, उनकी कंकरेंस भी उसमें शामिल थी कि शेख को बोलो कि वो जनता पार्टी के साथ अलायंस कर ले। ज़्यादा ज़राए यही कहते हैं कि शेख की मर्जी थी कि वो अलायंस करना चाहते थे जनता पार्टी के साथ। अब जनता पार्टी एक लार्जर अलायंस है जो वो था, उसकी ज़रूरत भी थी एक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबली जो है वो उनको डिच किया था, और वो समझते थे कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और जम्मू कश्मीर का आप शुरू से लेकर आज तक, मतलब पन्ना दर पन्ना, या आप कोई भी इंसिडेंट जो है उसको खंगाल कर देख लें, आपको ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत में इसी तरह से रहा है, जो जो पार्टी मरकज़ में है उसके साथ हो लो तो तभी आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। अब क्योंकि इमरजेंसी 2 साल की वजह से कांग्रेस ने जो है काफ़ी अपनी जो अखबारी करवाई हुई थी, उसके बाद ये 77 का इलेक्शन हार लिया, तो कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कांग्रेस का रिवाइवल हो भी सकता है या नहीं। तो लगता था शायद जनता पार्टी की जो है वो एक लॉन्गर इनिंग ना हो, तो इसलिए शेख अब्दुल्ला इंटरेस्टेड थे कि हो जाए अलायंस अगर जनता पार्टी के साथ, तो वही बेहतर है। अशोक चौहान जो हैं, अब ये चीज़ें आप ख़त किताबत के साथ नहीं कर सकते। तो अशोक मेहता, माफ़ कीजिएगा, अशोक मेहता ने एक चिट्ठियों का सिलसिला जो है वो शेख अब्दुल्ला के साथ शुरू कर लिया। यानी अप्रैल में 4 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी, फिर 17 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी, फिर 18 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी। तो इधर से भी चिट्ठी के जरिए ही शेख अब्दुल्ला भी जवाब दे रहे हैं उनको। उसमें ये प्रपोजल जो है ये डिस्कस किया जा रहा है। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यार अभी तो नहीं हम करते, लेकिन हम आपकी गुडविल के साथ मैं इलेक्शन फेस करना चाहता हूं। एक बार जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो तब हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, हेडेड बाय ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जनता पार्टी उसका हिस्सा होगी। तो कुछ लोग थे इसमें जो जनता पार्टी में, मतलब अब सेकंड टीयर में कुछ लोग कह सकते हैं कि वो ऑफेंडेड फील करते थे कि यार हमने इसकी गवर्नमेंट को सेल करने दिया, मतलब इसकी जो है वो नहीं होने, एम्बेरसमेंट से बचाया हमने, तो ये अब हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जब शेख अग्री नहीं किए कि भाई मैं प्री पोल अलायंस नहीं करना चाहता, और मैं एक वाइडर अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जनता पार्टी का नहीं करना चाहता, इलेक्शन के बाद जो है मैं कमिट करता हूं कि इलेक्शन के बाद मैं कर लूंगा, उसके लिए अशोक मेहता ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि आप एक रिटन अग्रीमेंट कीजिए कि आप इलेक्शन के बाद ये करेंगे। कुछ पोस्टें मांग ली, कुछ ये मांग लिया, बहुत सारी चीज़ें और मांग ली। तो जाहिर है कि सियासत में इस किस्म के रिटर्न एग्रीमेंट्स जो हैं वो नहीं हुआ करते, तो ये चीज़ रह गई। अब ये जिद में आ गए सारे, ये जिद में आए, और इन्होंने, जो जनता पार्टी वाले ये जिद में आए, इन्होंने कहा कि कुछ भी हो हमने जनता पार्टी जो है वो अब कश्मीर में खड़ी करनी ही करनी है। तो जनता पार्टी खड़ी की इन्होंने कश्मीर में, उसमें मौलाना मसूदी, मौलवी फारूक और बेशुमार लोग, शमीम अहमद शमीम, गौनी साहब और बेशुमार लोग जो हैं वो जनता पार्टी में कश्मीर से भी और जम्मू से भी, मतलब बहुत सारे नोटेबल नाम जो हैं वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान जून के महीने में इलेक्शंस अनाउंस हो गए, जो कार्रवाई जो है वो इलेक्शन की स्टार्ट हो गई, और इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बीच ही जो है वो शेख अब्दुल्ला को हार्ट अटैक हो गया। उनके हार्ट अटैक होने की वजह से वो, अब वो बेड रिडन हो गए, और वो कैंपेन के लिए आप वो पूरे कश्मीर में जा नहीं सकते थे। ही वॉज कम्प्लीटली कन्फाइंड टू हिज बेड। अब जनता पार्टी वाले जो हैं वो थोड़े सारे रिसर्जेंट हो गए, उन्होंने इस बात का बहुत प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया हर जगह। उन्होंने कहा कि देखिए ये शेख इलेक्शन जीतने की हालत में है ही नहीं है, और अपने एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इसने हार्ट अटैक का बहाना किया है, और ताकि ये बाद में शर्मिंदगी से बच सके, ताकि रिजल्ट जब हमारे फेवर में आए तो ये लोगों को ये कहें कि जी यार मुझे तो हार्ट अटैक हो गया था, मैंने कैंपेन ही नहीं की, तो आपने वोट नहीं डाले। क्योंकि जितने लोगों ने, जैसे जिस तरह से अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी में लोग हैं, कम से कम 24-25 उनके साथ या 26 एक्स लेजिस्लेटर्स, एक्स मिनिस्टर्स उनकी पार्टी में हैं।
तो इस तरह से लगता है कि अब ये पार्टी जब इलेक्शन में जाएगी तो ये इतने इतने मिनिस्टर और इतने लेजिस्लेटर इनकी पार्टी में भरे हुए हैं तो गजब कर देंगे ये। इसी तरह से जब जनता पार्टी भी उन्होंने बनाई थी, अब वो बहुत सारे 2 दर्जन से ज्यादा जो नोटेबल नाम थे, मौलाना मसूदी अपने आप में ही, मीरवाइज फारूक, मौलवी फारूक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम थे, श्यामलाल सराफ थे, और बेशुमार लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे वेद भसीन साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट जम्मू के, वो भी उन्होंने भी जनता पार्टी फॉर्मली ज्वाइन की हुई थी, शेख अब्दुल रहमान थे, और कश्मीर से तो बेशुमार लोग थे, और कुछ एसोसिएशन हैं जैसे कश्मीर मोटर ड्राइवर्स एसोसिएशन वगैरह वगैरह, ट्रेड यूनियंस की, बिजनेस कम्युनिटी से बहुत सारे लोग इन्होंने जनता पार्टी शामिल की हुई थी। ये होता है कि जब गवर्नमेंट किसकी है सेंटर में तो उसके साथ एक बना रहेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह से कैंपेन का जब सिलसिला चलता रहा, शेख को ये पूरे कश्मीर में ये बताते रहे कि बी इज लॉस्ट, तो इसलिए उसने हार्ट अटैक का बहाना किया। लेकिन शेख की, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं मैं कि डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, शेख का एक ऑरा था, एक पर्सनैलिटी थी, एक गुडविल थी पूरे हिंदुस्तान में। इंदिरा गांधी आई थी उनका पता करने के लिए, वो बीमार थे, इंदिरा गांधी आई थी उनका पता करने के लिए, और बेशुमार लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से, उनका हिंदुस्तान भर से उनका पता करने के लिए आए थे। मोरारजी भाई बतौर प्राइम मिनिस्टर श्रीनगर आए, अशोक मेहता आए, बाबू जगजीवन लाल आए, और लोग आए। ये मीरवाइज साहब के घर गए और वहाँ पे इनकी दावत हुई। इनकी वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं वो, इनको पगड़ी जो है सब्ज रंग की वो पहनवाई गई, दस्तारबंदी, दस्तारबंदी इनकी करवाई गई, गीत हुए, गाने हुए, सारा हुआ, वहाँ से होके चले गए। बड़ी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई कि ये शेख अब्दुल्ला, अगर आप आए थे श्रीनगर तो कम से कम शेख अब्दुल्ला की जो हालत पुरसी कर जाते, आप जाकर उनकी तीमारदारी, या मतलब देख आते, उनको कॉल ऑन कराते, देख लेते कि शेख अब्दुल्ला की कंडीशन कैसी है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खुद ना जाते तो कम से कम कोई पार्टी के और लोग हैं जो वो चले जाते शेख अब्दुल्ला को देखने के लिए। इससे जो शेख को ज़्यादा सिंपथी जो है लोगों के बीच में जो है, ये इसको डिस्कर्टसी देखा गया, लोगों में थोड़ी सिंपथी, हमदर्दी जो वो बढ़ने लगी। इस दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, उन्होंने कश्मीर में जगह जगह न्याज व नज़र, ख़त्म पढ़ाने, कुर्बानियाँ देनियाँ, दुआ करनी, ये सारी जो इस किस्म की दुआइयाँ महफिलें, ज़ियारतों पे, मोहल्लों में, जगह जगह जो वो करवानी शुरू कर दी शेख अब्दुल्ला की सेहतियाबी के लिए। उससे एक नरेटिव जो है वो पूरे कश्मीर में बन गया। अब इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है वो चल रहा था, तो एल के झा गवर्नर, वो गए मुरारजी भाई से, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कि क्या आपका जो इलेक्शन को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मुरारजी के लिए ये कहा जाता है, आप पॉलिटिशियन जो हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस में इंटीग्रिटी का एक अपना अपना लेवल होता है, लेकिन सर्टन अमाउंट ऑफ इंटीग्रिटी जो है वो सब में होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब इंटीग्रिटी होती है, कभी किसी की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कभी नहीं होती है। उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं आप इलेक्शन के लिए, तो मुरारजी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ पे अपना पूरा जोर लगाया है अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होगी कि जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी खड़ी हो जाए, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। मरकज़ में हम इस वक्त हुकूमत में हैं, जितनी भी रियासतों में हम अपनी पार्टी बना सकेंगे हमारे लिए बड़ा बेहतर रहेगा आने वाले वक्त के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन किसी भी सूरत में रिग करवाए जाएं, इलेक्शनों में किसी किस्म की धांधली जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जिसको वोट डालेगा वो वोट उसी के नाम के ऊपर गिना जाना चाहिए। ये मेरी हिदायत है आपको इलेक्शन के लिए। इस चार्टर के साथ फिर गवर्नर निकले। अब क्योंकि गवर्नर की अहमियत थी बहुत ज़्यादा, गवर्नर रूल के अंडर जो है वो इलेक्शन हो रहे थे। इस बात की तस्दीक एक और जगह से भी मुझे मिलती है। वजाहत हबीबुल्ला तब शायद डिप्टी कमिश्नर थे, या एसडीएम थे, या कुछ प्रोबेशन पे थे, या जैसे थे, लेकिन नए नए आईएएस ऑफिसर बनकर वो आए थे जम्मू कश्मीर में। शायद पुंछ के ज़िला में उनकी पोस्टिंग थी। तो वो भी एक मीटिंग रिकॉल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो कुछ ऑफिसर्स ने पूछ लिया कि सर क्या करना है। ये अफसरों की होती है आदत, वो पूछते हैं कि बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है वो होने चाहिए। तो गवर्नर को एक चार्टर मिल गया, गवर्नर को एक डायरेक्शन मिल गई कि अगर अब कहीं धांधली की वजह से जनता पार्टी वाले को किसी को उठा के अंदर भी डालना है तो प्राइम मिनिस्टर बुरा नहीं मनाएंगे। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, और 44 सीटें थी शायद कश्मीर में। माफ़ कीजिएगा अगर मैं नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा नीचे।
उसमें से 41 सीटें जो कश्मीर वैली में पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली, और 7 सीटें जम्मू सूबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। जनता पार्टी की टोटल 7 सीटें आई, 2 उन्होंने कश्मीर में जीती और 4 या 5 जो है वो उन्होंने जम्मू सूबा में जीती। इन 48 सीटों के साथ, 48 सीट्स के साथ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंप्लीट पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव रिवाइवल जो है वो कश्मीर में हुआ। एक चीज मेरे जहन से स्किप कर गई, जिसको यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन करना बड़ा जरूरी है, कि शेख हार्ट अटैक से पहले जब उन्होंने कैंपेन का आगाज किया था, तो वो मुद्दा क्या लेकर गए थे लोगों के पास? वो मुद्दा ये लेकर गए थे कि हमारा जो मौकफ है वो वही है, प्लेबिसाइट वाला। हमारा जो मौकफ है वो वही है कि एक्सेशन के टर्म्स जो हैं वो अभी बहुत सारी जो हैं वो डिस्कस करनी बाकी हैं। हमारा मौकफ वही है कि 1953 से लेकर अभी तक जो कवानीन नाफिज हुए हैं वो कवानीन रोल बैक होने चाहिए, या कम से कम उनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। तो एक बड़ी मशहूर बात जो है वो कहा करते थे उन दिनों में इलेक्शन के दौरान में, उन्होंने कहा कि अब लोग पूछते थे ना कि आपने 20-22 साल जो है सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स आपने की, यानी आपने नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप रहे। नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की निशानी होती है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है कि आप रहे नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतने देर तक। तो अब आप इलेक्शन में वापस आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो शेख कहा करते थे कि अब ये मुद्दा हमने देखा कि गलियों में हमने लड़के देखा, सड़कों पे हमने झगड़ के देखा, सब कुछ हमने करके देखा, ये मुद्दा वहाँ पे इसका हल नहीं निकला। यानी जो कश्मीर इशू जिसको बोलते हैं, मुद्दा का हल वहाँ पे नहीं निकला। अब हम इसको ऐवान में ले जाएंगे, आप हमें वोट डालिए, हम इसको ऐवान में ले जाएंगे और वहाँ पे इसका फैसला करेंगे। यानी आप हमें इतने वोट डालिए कि असेंबली में हमारे पास इतनी सीट्स आ जाएं कि हम अपना फैसला, हमारी टर्म्स जो हैं वो दिल्ली के साथ क्या रहेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ क्या रहेंगी, उसके बारे में हम फैसला असेंबली में कर सकें। तो शायद ये एक बहुत बड़ी इमोशनल अपील थी, उनका बीमार होना एक वजह थी, ये इमोशनल अपील बहुत बड़ी थी। इसके ऊपर उनको वोट मिले, 49 वोट जो है वो उनको मिल गए, 49 सीटें उनको मिल गई। तो 9 जुलाई, ये 30 जून को शायद रिजल्ट आ गए। 9 जुलाई 1977 को शेख अब्दुल्ला की ओथ हुई राजभवन में, श्रीनगर में। तो ओथ के दिन, ओथ के दौरान जो गवर्नर थे एल के झा, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये जो पावर को, इक़्तिदार को छोड़ देना, यानी पार्टिंग विद पावर, ये कोई भी नहीं चाहता, ये किसी के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। मतलब इसमें कोई जॉय नहीं है कि आप पावर को गिव अप कर दें। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पावर गिव अप कर रहा हूँ और आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। मैं पावर इन द सेंस कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो गवर्नर के पास थी, उन्होंने कहा कि अब मैं उसको रिलिंक्विश कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। सो आई डोंट हैव बैड फीलिंग्स। नॉर्मली जब आप पावर गिव अप करते हैं, रिलिंक्विश करते हैं, तो जाहिर सी बात है बैड फीलिंग होती है। शेख ने भी अपना खुतबा जो है, अपनी तकरीर जो है उन्होंने की। शेख ने कहा कि एक चीज़ उन्होंने तकरीर में, कहते हैं कि बड़ी मेमोरेबल तकरीर थी। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शंस। वो क्या कहना चाहते थे कि वो जो प्लेबिसाइट का जो दोबारा उन्होंने किस्सा छेड़ा था इलेक्शन की कैंपेन में, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ही था। वो ही जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि मैं इस किस्म का पंगा कोई दोबारा करने के मूड में नहीं हूँ, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ही था और मैं इस चीज़ को अब रीओपन ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शंस। साथ में उन्होंने कहा कि सियासत में उम्र आपकी जो है वो कितनी भी हो जाए, आपको अच्छा लगता है कभी कभी शरारती बनना। वो जब उसका इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन था कि इट्स गुड टू बी नॉटी एट सम टाइम्स, बट आई डोंट वांट टू बी नॉटी एनी मोर। उन्होंने कहा कि सियासत में अच्छा लगता है कि उम्र का तकाजा कोई भी हो, सियासत में अच्छा लगता है कि आप कभी कभी शरारती बन जाएं, आप शरारतें करें, लेकिन अब इसके बाद जो है वो मेरा मूड नहीं है, मैं शरारतें करना नहीं चाहता। यानी ये जो आपने दोबारा वो मामला छेड़ा था प्लेबिसाइट वगैरह का, वो शरारत थी सारी, अब हो गया, अब इलेक्शंस हो गए हैं, गवर्नमेंट बन गई है, इसके बाद में
दोबारा इस मामले को छेड़ना नहीं चाहता। ये था 9 जुलाई 1977, गवर्नर रूल जो है उस दिन वो एंड होता है और शेख अब्दुल्ला दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। झा अभी जम्मू कश्मीर में बने रहते हैं और शेख अब्दुल्ला की और झा की दोस्ती जो है उसके किस्से और ज़्यादा परवान चढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्पी होगी अगर आप अगले एपिसोड तक भी मेरे साथ बने रहेंगे। लेकिन आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स।